वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये तीन टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली टैट और कमीशन में देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क, व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और वो जितना डिस्प्लेस करती हैं, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये याद रखेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑलवेज अ स्केलर। तो वर्क कैसी क्वांटिटी हुई? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, ये भी आ जाता है कि वर्क इज ऑप्शंस में होगा एफ क्रॉस एस, एफ डॉट एस, बट ये कैसा है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट इसका एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट देखो। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं, तो एसआई यूनिट वर्क का जूल हो गया। और सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है सीजीएस में डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हुआ? अर्ग। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, राइट। हाँ, और यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10⁻⁷ बन जाता है, और ये 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, इस तरह से आता है ये। और हाँ, ये चीज़ जब हम डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कॉस आता है, कॉस थीटा आता है। और जब हम क्रॉस को ब्रेक करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्क का जो फाइनल फॉर्मूला होगा तो ये रहेगा, ये भी ध्यान रखना है, एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हटा के कॉस थीटा आएगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। वन इज़ पॉजिटिव वर्क। देखो, पॉजिटिव वर्क, जब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब होगा, बट ये कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ। देखो, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है ज़ीरो। और ये क्वेश्चन भी बनता है, इफ़ टू वेक्टर्स आर ए एंड बी आर सेम, देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो सेम वेक्टर्स में जो एंगल होगा वो होता है ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1। तो जब ये कॉस ज़ीरो यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? W इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा, सिंपल। पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल जैसे बॉडी फॉल्स अंडर, फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउस पुल्स अ कार्ट ऑन द लेवल रोड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो अंडरस्टूड ही हैं। सेकंड टाइप का वर्क होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई बट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को हो रहा है? अपोजिट, फोर्स के अपोजिट होगा, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वेक्टर्स हो गई ये दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव वेक्टर्स में कितना एंगल होता है? ये फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स में, एंटी पैरेलल और अपोजिट वेक्टर्स में एंगल होता है 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू -1। जब और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो अब हम जब वर्क निकालेंगे तो -FS आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे व्हेन वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड एंड व्हेन द बॉडी इज स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस, देन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन लगती है, तो जिस तरफ को बॉडी को मूव करा रहे होंगे उससे अपोजिट लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करेगा वो होगा नेगेटिव। और दूसरा, जब भी किसी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे,
हम तो ऊपर को फेंक रहे हैं बट वो आएगी कहाँ को फाइनली, नीचे को ही आएगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ये ध्यान रखेंगे। अगर हम फ्रीली फॉल होगा तो वो होगा पॉजिटिव वर्क डन, बट हम अगर बॉडी को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो वर्क होगा नेगेटिव। थर्ड है जीरो वर्क। जीरो वर्क डन में दो केस हो सकते हैं, इफ़ एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो, और दूसरा अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वॉल को फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, तो वो वॉल तो डिस्प्लेस होगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो इसका मतलब वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका जो फाइनल जो वर्क बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इसका एग्जांपल व्हेन अ पर्सन डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजीशन। हाँ, जब कोई पर्सन मूव ही नहीं कर रहा है पोजीशन से तो डिस्प्लेस भी नहीं हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क भी ज़ीरो। और एग्जांपल जैसे कोई कुली है, वो उसने सामान उठाया हुआ है सिर के ऊपर, तो वो जो उसने वो फोर्स कैसे लगे, वो परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स उसकी बॉडी के ऊपर, और वो तो डिस्प्लेस आगे को कर रहा है, तो वो कैसा एग्जांपल हुआ। वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो वहाँ पर भी वर्क डन ज़ीरो होगा। आई होप ये वर्क वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है, तो वर्क स्केलर तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एसआई यूनिट जैसा वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है, जूल। बट एनर्जी के कुछ और यूनिट्स भी हैं जिनको हम एटॉमिक फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। जैसे ये एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। और अगर इसका बिगर यूनिट थोड़ा सा तो किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 किलो आ गया, तो 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 से कम हो जाएंगे ज़ीरोस। इसी तरह से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मीन्स 10 रेज़ टू पावर 6, तो 6 0 19 से कम करो तो 13 आ जाएगा। और कैलोरीफिक वैल्यू वो भी एक एनर्जी ही होती है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जिसको हम कहते हैं किलो वॉट आर, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और हम बोलते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो गई, 2 यूनिट हो गई, तो वो एक्चुअली किलो वॉट आर हैं, और उसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। और कितने जूल एनर्जी 1 आवर में यूज़ हुई, 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 6 जूल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, एंड इसका फॉर्मूला ½ mv², m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी। एंड इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजिशन ऑफ द बॉडी, और उसका फॉर्मूला mgh। g is the value of gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड, h is the height। नेक्स्ट है पावर। व्हाट इज पावर? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखो वर्क का क्या फॉर्मूला है, वर्क का है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और S अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक और पावर का फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये मैंने लिख दिया है अलग से, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और हाँ, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स है
वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो होगा एक स्केलर क्वांटिटी। दैट इज़ जो पावर होगा वो कैसी क्वांटिटी आएगी, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होगी हमारे पास। तो वर्क, एनर्जी और पावर ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हर दूसरे साल रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शंस में यही ऑप्शंस होते हैं, एनर्जी, पावर, वर्क या कुछ और होगा। ठीक है, और पावर का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा ml/t-3। वर्क का तो होता है ml/t-2, डिवाइडेड बाई टाइम है तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएंगे फिर t की पावर में। ऐसा यूनिट ऑफ पावर देखो, जूल वर्क का यूनिट, नीचे टाइम है तो पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहा जाता है। और बिगर यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। और इसका एक और यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, इट इज़ 1 हॉर्स पावर। HP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और HP हॉर्स, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका थोड़ा सा रहता है जो +1 से है, क्योंकि आपको +1 का सिलेबस पूछा जाता है, तो मैं सिर्फ 9th और +1 दोनों का मिला के करवा रही हूँ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये होती है ½ kx²। k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज़ द एक्सटेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे k आता है, और ये k क्या है, फोर्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो k है, एक तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहेंगे और फोर्स कांस्टेंट भी कहेंगे। तो फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला ये बन जाएगा इसका m0L0t-2। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा होगा, एंड व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इट। एक और चीज़ रह गई, हमने सिर्फ SI सिंपल यूनिट पढ़े वर्क के, एक और टाइप का यूनिट होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। तो देखो, ग्रेविटेशनल यूनिट बनता कैसे, वो जो हमने पढ़े सिंपल SI यूनिट जूल और CGS यूनिट अर्ग, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। और ग्रेविटेशनल यूनिट जब हम निकालते हैं तो वो बन जाता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एब्सोल्यूट यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, G इंटू एब्सोल्यूट यूनिट। इस तरह से ग्रेविटेशनल यूनिट बन जाता है। तो SI में वर्क का ग्रेविटेशनल यूनिट होगा किलोग्राम मीटर। और मैंने बोला कि इसको हम ग्रेविटी की वैल्यू SI में क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 और एब्सोल्यूट यूनिट, सिंपल यूनिट क्या होता है वर्क का SI में, जूल। तो 1 किलोग्राम मीटर हो जाएगा 9.8 जूल। इन द सेम वे CGS यूनिट होता है ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर। और जब हम इसको एब्सोल्यूट यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 980। ग्रेविटी की वैल्यू, G की वैल्यू 980 होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 980 आ गया इंटू अर्ग, एब्सोल्यूट यूनिट CGS में अर्ग होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा वो फोर्स के भी ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं, ये तो बता दिया मैंने कि SI यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, CGS यूनिट डाइन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और इसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट होगा फोर्स का वो होता है kgf, किलोग्राम फोर्स, या फिर लिखा होगा किलोग्राम वेट। और 1 kgf किसके बराबर होगा, आपको पता लग गया kg है यहाँ पे, तो यानी कि SI यूनिट है। तो SI यूनिट को हमें SI यूनिट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटी को, 9.8 इंटू न्यूटन। और CGS में ग्राम वेट या ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन,
क्योंकि CGS में 9 होता है और ग्रेविटी की वैल्यू 980 होती है CGS में। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको बनते हैं तो वर्क का बन जाता है। जैसे वर्क का हमने किया फॉर्मूला FS, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है वर्क का। F की वैल्यू होती है ma, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते तो a को g से रिप्लेस कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू mg। जब वर्क के फॉर्मूले में F की वैल्यू mg पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब किसी क्वेश्चन में आपको फोर्स नहीं दी है और सिर्फ आपको गिवन है मास ऑफ द बॉडी, तो मास अगर गिवन है तो जी से मल्टीप्लाई कर लो उसको, वो फोर्स आ जाएगी, और ये डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही होगा। तो इस तरह से होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 64, यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अभी पढ़ा हमने न्यूटन मीटर पर मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। वर्क होगा इसका, क्योंकि वर्क, एनर्जी और पावर ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मोमेंटम, फोर्स और एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg F 1 किलोग्राम वेट। ये W वेट के लिए है, तो A और B दोनों सही होंगे इसका। हाँ, वर्क done, question number 64, work done on the body does not depend upon initial velocity of the body, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है FS cos थीटा, तो एंगल पर भी करेगा, फोर्स पर भी करेगा और डिस्प्लेसमेंट पर भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मीटर इज मेजर्स। देखो किलो वॉट आर किसका यूनिट था, किलो वॉट आर, टाइम भी है उसमें, वॉट पावर भी है, और वो किलो मतलब हाँ किलो वॉट, पावर भी, पावर और टाइम दोनों है उसमें, तो वो था यूनिट एनर्जी का। यहाँ पर क्या है, वॉट आर मीटर, तो ये भी किसका यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट होगा। तो 64 का राइट आंसर एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 107, 1 किलो वॉट आर, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हर दूसरे साल ये इसमें टैट में पूछा जाता है। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द सब्सटेंस ऑफ मास। ये वैसे हमने अभी पढ़ा नहीं, पर एनर्जी का रिलेशन मास के साथ है पूछा हुआ, तो एनर्जी का रिलेशन मास के साथ कैसे होगा, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। ये तो सबको पता है, फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, मास दिया है 1 ग्राम, तो जब 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, तो ये जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बस ये थे कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।